तो तुमने पढ़ लिया कि परमाणु के भीतर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जुकाम हो गया 3 क्या? कण पाए जाते हैं। हाँ, हल्का सा है। फिर इसका आवेश क्या होता है? -1। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर 0। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। फिर उसके बाद द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का लगभग 0 होता है, 0 या नगण्य। इतना कम होता है कि हम उसकी गणना नहीं कर सकते, नगण्य। प्रोटॉन का आवेश 1 इकाई, प्रोटॉन का द्रव्यमान, सॉरी आवेश नहीं, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 इकाई होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो लगभग बराबर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो परमाणु के भीतर जो तीनों प्रकार के कण पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अवपरमाणुक कण कहते हैं। इनको कहा जाता है अवपरमाणुक। इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं अवपरमाणुक कण। अंग्रेजी में कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये अवपरमाणु कण जो होते हैं, परमाणु के भीतर जो भी पाए जाते हैं, इन परमाणुओं का, इन कणों का आवेश और द्रव्यमान इतना होता है। तो इस हिसाब से हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान है वो किसके कारण होता है? वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। उसमें जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन पर 1 इकाई, एक न्यूट्रॉन पर भी 1 इकाई, तो अगर हमें उसका परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम जोड़ देंगे। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस पर कितना आवेश होगा। अगर किसी परमाणु के पास 2 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है तो इसका मतलब उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट उसका द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि जोड़ करके क्या होगा? 2 प्रोटॉन तो 2 इकाई या 2 यूनिट, 3 न्यूट्रॉन तो 3 यूनिट, तो मिला करके कितना हो गया इन दोनों का जोड़? यानी कितना हो गया? 5 यूनिट। तो इस प्रकार से प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ करके किसी परमाणु का द्रव्यमान बन जाता है। और दूसरी बात क्या है कि परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि परमाणु के भीतर तो देखो आवेशित कण पाए जाते हैं, ऋण आवेश भी होता है और धन आवेश भी होता है, लेकिन उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। ये हमको अब पता है, उस समय ये सब बातें इतनी नहीं पता थी। अब हमको ये सब बातें पता है कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, या हम यूं कहें कि जितना उस पर ऋण आवेश होता है उतना ही परमाणु के भीतर धन आवेश भी होता है। तो इसीलिए परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। कुल आवेश कितना हो जाएगा? अगर +2 है और -2 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाता है। तो इसीलिए परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक, तो परमाणु उदासीन होता है, लेकिन परमाणु के भीतर आवेशित कण मौजूद होते हैं। आवेशित कण मौजूद होने के बावजूद भी परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि इन आवेशित कणों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। इसलिए परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने ये तो खोज लिया कि परमाणु के भीतर कौन कौन से कण पाए जाते हैं। अब एक समस्या थी कि ये
ये पता लगाना था कि परमाणु के भीतर इन कणों की व्यवस्था कैसी होती है, परमाणु इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं। तो क्योंकि शुरुआत में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की खोज हुई थी, केवल न्यूट्रॉन की खोज तो बहुत बहुत दिनों बाद हुई है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन खोजे जाने के काफी लंबे समय के बाद फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई है। तो उस समय तक जो स्थिति पता थी उसमें यही पता था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश शुरू की कि अब ये कण तो पाए जाते हैं परमाणु के भीतर, लेकिन अब परमाणु के भीतर ये कण कैसे अरेंज होते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, इनकी क्या व्यवस्था होती है। तो इस बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार, अपनी अपनी सोच के हिसाब से अलग अलग विचार दिए थे और अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का मॉडल बना के बताया था कि किसी में बताया था ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी में बताया था इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जुड़े होते हैं। सबने अपनी अपनी व्यवस्था बताई थी, लेकिन बहुत से लोगों की व्यवस्थाएं जो थी, जो बताई हुई बातें थी, वो आगे चल के खारिज हो गई। उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, उसमें था जो परमाणु मॉडल बनाए गए थे, परमाणुओं के बारे में जो बताया गया था, तो उसमें एक थॉमसन ने क्या बताया था, एक महत्वपूर्ण मॉडल है जो पढ़ना है तुमको, तुम्हारे कोर्स में भी है, थॉमसन का, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? थॉमसन ने यह बताया कि परमाणु क्या होता है। परमाणु कुछ नहीं होता है, परमाणु सिर्फ एक धनावेशित कणों का एक गोला होता है। इसमें खूब सारे धनावेशित कण होते हैं, धनावेशित भाग का एक गोला होता है और इसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धंसे रहते हैं। पूरा एक गोला क्या है? धनावेश का एक गोला है और उस पूरे गोले में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? धंसे रहते हैं। इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तरबूज देखा है तुमने? तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो तरबूज में क्या होता है, उसके भीतर क्या होता है? एक लाल लाल रंग का गोला है, ठीक, और उसमें क्या है? काले काले रंग के बीज जो होते हैं वो जगह जगह पर उसमें धंसे रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि उसी प्रकार से यहां पर भी क्या होता है कि परमाणु क्या है? एक धनावेश का एक गोला है। परमाणु क्या है? धन आवेश का एक गोला है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश जो होते हैं वो जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर धंसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन। बाकी सब पूरे हिस्से में क्या है? ये सब क्या है? ये सब प्रोटॉन कह लो या इनको कह लो धनावेश है। ये सब क्या है? धनावेश है। ये सब धनावेशित भाग है और इस धनावेशित भाग में क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तरबूज के बीजों की तरह सब धंसे हुए हैं। ये सब बाहरी हिस्सा क्या है? ये सब धनावेश है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस बारे में बताया कि, और इस मॉडल को कहते हैं तरबूज मॉडल। तो लेकिन इस मॉडल से कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आगे के जो प्रयोग किए गए उसमें जो बातें नजर आ रही थी उनके हिसाब से ये मॉडल जो था वो खरा नहीं उतरा था। क्योंकि थॉमसन जो थे वो एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे उस समय, तो इसलिए इनके मॉडल को थोड़ा महत्व दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर क्या हुआ कि इनका मॉडल भी खारिज हो गया, क्योंकि आगे के जो प्रयोग किए जा रहे थे उन प्रयोगों में इनका मॉडल जो था वो खरा नहीं उतर रहा था। इस वजह से फिर इस मॉडल को मान्यता नहीं मिली। इसके बाद दूसरा मॉडल आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड ने के भी दिमाग में ऐसी बात आई कि आखिर ये कैसे व्यवस्थित होते हैं। जब थॉमसन की बात को जो है समझ में नहीं आई किसी के, आगे चल के प्रयोगों द्वारा जो है वो गलत साबित होने लगी, तो रदरफोर्ड ने ये सोचा कि आखिर फिर क्या है उसके भीतर की व्यवस्था। तो रदरफोर्ड ने एक अपनी सोच के हिसाब से, अपनी अध्ययन के हिसाब से, अपने दिमाग से सोच करके उन्होंने एक प्रयोग किया।
इसको कहते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ऐसे करके अल्फा बनता है, अल्फा कण प्रकीर्णन, प्रकीर्णन माने फैलाना, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये खूब पूछा जाता है परीक्षा में भी कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन करो और इस प्रयोग में उन्होंने क्या क्या देखा था और इस प्रयोग से उन्होंने क्या क्या परिणाम निकाले। और फिर इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। रदरफोर्ड ने जो अपने प्रयोग के आधार पर जो मॉडल बताया था परमाणु का, वो क्या था। तो ये प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे चल के इसमें से इसकी कई बातें जो हैं अभी भी मान्य हुई और यहीं से फिर परमाणु की संरचना के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चला। तो अल्फा कण क्या होते हैं पहले ये जान लो। अल्फा कण, अल्फा कण क्या होते हैं? ये हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं या हीलियम परमाणु होते हैं। तो इसको कहते हैं 2He4। यानी इसमें कितने क्या होता है? इसमें दो इसका जो आवेश होता है वो 2 इकाई धन आवेश होता है। इसका जो आवेश होता है वो 2 इकाई धन आवेश होता है और इसका द्रव्यमान जो होता है वो 4 इकाई होता है। तो ये हीलियम एक तत्व होता है, अक्रिय गैस है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, नियॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैसें हैं, कही जाती हैं, अक्रिय तत्व कहे जाते हैं। तो उनमें से एक ये तत्व है हीलियम। तो हीलियम परमाणु का जो नाभिक होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कण। उसको हम अल्फा कण भी कहते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे ये इस तरह के कण उत्सर्जित होते रहते हैं। तो ये अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था अपने प्रयोग में? परमाणु की संरचना को पता करने के लिए इन्होंने क्या किया था? एक सोने की बहुत बारीक पन्नी ली थी, सोने की बहुत ही बारीक पन्नी ली थी और उस पर उन्होंने क्या किया था? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा उसके सामने और उससे जो कण निकलते थे, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो भी होता है उससे 3 तरह की किरणें निकलती रहती हैं, अल्फा किरणें, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं। तो इनसे जो अल्फा कण निकलते थे वो उन्होंने इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। तो अल्फा कणों की जब बौछार की तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ कण जो थे वो उनको ऐसे कुछ दिखाई दिया, कुछ कण इधर मुड़ गए, कुछ कण इधर मुड़ गए और कुछ कण जो थे वो जाकर के अपने रास्ते पर वापस आ गए। तो इस प्रकार से उन्होंने एक प्रयोग किया था। और दूसरी तरह से चित्र बनाएं तो इन्होंने एक सोने की बहुत ही बारीक पन्नी ली थी। तो सोने की पन्नी क्यों ली थी? क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिसकी बहुत ही सबसे ज्यादा बारीक पन्नी बनाई जा सकती है। चांदी की भी उतनी नहीं बनाई जा सकती, उतनी महीन, और लोहे की भी उतनी महीन नहीं बनाई जा सकती, किसी अन्य धातु की उतनी महीन पन्नी नहीं बनाई जा सकती। जबकि सोने की जो है सबसे ज्यादा महीन पत्थर बनाया जा सकता है, सबसे महीन पन्नी सोने की बनाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था। तो बहुत ही ज्यादा महीन पन्नी बनाई थी, तो इसका मतलब वो बिल्कुल परमाणुओं की परत जैसी थी, बची थी एक। तो एक परमाणु जैसा हम एक बना लेते हैं घेरा। इन्होंने क्या किया कि जब इस पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो कुछ इन्होंने ऐसा रिजल्ट इनको दिखाई दिया था कि कुछ कण जो थे वो बिल्कुल सीधे आर पार चले गए, कुछ कण जो थे वो बिल्कुल आर पार चले गए बिना रुके। जब अल्फा कणों की बौछार की इन्होंने तो क्या देखा कि कुछ अल्फा कण जो थे इधर से अल्फा कण भेजे जा रहे हैं लगातार। तो क्या हो रहा है कि कुछ कण इन्होंने पता कैसे किया कि कण इधर से चले गए? इन्होंने यहां पर एक पर्दा लगाया था और इस पर्दे पर उन्होंने एक पदार्थ का लेप किया था। उस पदार्थ को कहते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, यहाँ इसका सूत्र होता है ZnS। जिंक सल्फाइड नामक पदार्थ का इन्होंने एक लेप कर दिया था इसके ऊपर। जिंक सल्फाइड की विशेषता यह होती है कि इस पर जब अल्फा कण टकराते हैं तो क्या होता है, वहां पर चमक पैदा होती है, क्योंकि अल्फा कण बहुत छोटा होता है, हमें आंख से तो दिखाई नहीं देगा। तो जब आंख से दिखाई नहीं देगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि अल्फा कण निकला कहां से, किधर निकला और किधर चला गया, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने एक सामने एक पर्दा भी लगा दिया जिससे कि जब ये अल्फा कण जाकर के उससे टकराते थे तो वहां पर एक चमक सी पैदा होती है। ये रेडियो एक्टिव कणों का जो है वो कुछ गुण होता है कि वो
जिंक सल्फाइड जैसे पदार्थ के साथ चमक उत्पन्न करते हैं। तो उन्होंने जिंक सल्फाइड का लेप लगा करके एक पर्दा लगा दिया था, जिससे कि जब इधर से अल्फा कण जाते थे तो जाकर के सामने टकराते थे तो उनको चमक जैसी दिखाई देती, तो पता चल जाता कि हाँ यहाँ पर कण टकराया, यहाँ पर आकर के एक कण टकराया, यहाँ पर चमक पैदा हुई तो उनका यहाँ पर कण टकराया, यहाँ पे कण टकराया। तो इस तरीके से उनको पता चल जाता था कि कहाँ कहाँ पर कण जो है वो इस पर्दे पर टकरा रहे हैं और कण कैसे कहाँ से गए हैं। तो इन्होंने देखा कुछ कण जो थे जो करीब से निकले थे वो कुछ अपने रास्ते से ऐसे मुड़ गए थे, कुछ कण जो थे वो अपने रास्ते से मुड़ गए थे ऐसे करके, ऐसे नीचे की तरफ भी कुछ मुड़ गए थे। यानी अधिकांश कण तो सीधे चले गए थे और कुछ कण जो थे वो अपने रास्ते से मुड़ गए थे। और बहुत से कणों में से कोई एक या दो कण जो थे वो अपने रास्ते पर वापस आ गए थे। ये सब इधर को जा रहे हैं, सबका पैरों का निशान उधर को बनेगा, उधर को जा रहे हैं। तो एक कण जो था वो एक या दो कण ऐसे थे जो गए और बीच से टकरा करके फिर वापस आ गए। तो ये इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग देखा। जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने इस तरह के कुछ परिणाम देखे, ऐसा उनको कुछ नजर आया। तो अब इस अपने प्रेक्षण के आधार पर जो कुछ उन्होंने देखा अपने इस प्रयोग में, इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ बातें सोची अपने दिमाग में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो पहली बात, तीन बातें उन्होंने देखी थी, कौन कौन सी थी कि कुछ कण जो थे वो सीधे चले गए थे, जाकर के सीधे टकराया, यहाँ पर चमक पैदा की, सीधे यहाँ पर चमक पैदा की, सीधे यहाँ पर टकराया। तो कुछ कण जो थे वो चारों तरफ से निकले और सीधे चले गए एकदम। कुछ कण जो थे वो जो केंद्र के पास से करीब गुजर रहे थे वो जो थे वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ गए। अब यहाँ पर तुमको थोड़ा सा एक बात और अलग से बतानी है, समझनी चाहिए कि तुमने ये पढ़ रखा है पहले कि जो समान आवेश जब आसपास आते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। यानी धन आवेश के पास में अगर हम धनावेश दूसरा लाएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को दूर हटाएगा। और जब धन आवेश के पास में हम ऋण आवेश लाएंगे तो क्या होगा, वो चिपक जाएंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे। यानी उनके बीच में आकर्षण बल होता है। जो समान आवेश होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण बल होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे से दूर हटते हैं। और जब असमान आवेश पास पास आते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी उनमें आकर्षण बल होता है। तो असमान आवेशों में आकर्षण होता है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कण करीब से जा रहे थे, केंद्र के करीब पहुंचे और फिर एकदम से अपना रास्ता बदल दिया, उन्होंने दूसरे रास्ते पर चल दिए, एकदम से सीधे न जाकर के क्या हुआ, दूसरे रास्ते पर चल दिए। इसका मतलब ये है कि, और ये अल्फा कण होते कैसे हैं, धन आवेशित होते हैं। तुमको भी बताया कि इन पर कितना है, 2 इकाई धन आवेश होता है। यानी ये कण कैसे, इन कणों पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है। तो जब ये तो जब ये कण केंद्र के करीब से गुजरते हैं तो ये अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं। मुड़ेगा कोई क्यों, जब उसको अपने ही जैसा दूसरा आवेश नजर आएगा, बीच में रास्ते में मिलेगा कहीं। तो इसका मतलब उन्होंने निकाला कि बीच में कहीं पर क्या है, धन आवेश है। परमाणु में बीच में कहीं पर धन आवेश है, उसके केंद्र के आसपास कहीं धन आवेश मौजूद है। इसीलिए तो ऐसा हुआ कि जब यहाँ पर धन आवेश होगा, जब इसके करीब से धनावेश गुजरेगा तो जैसे ही धनावेश यहाँ इसके करीब आएगा तो क्या होगा, दूर हटेगा। जब दूर हटेगा तो अपना रास्ता बदल जाएगा। और जो इस धनावेश से दूरी से निकले वो सीधे निकलते चलेगा, उनके ऊपर इस धनावेश का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो इस धनावेशित भाग के करीब से निकले उन पर यह प्रतिकर्षण बल लगा, और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण क्या हुआ, उनका रास्ता बदल गया। यानी अच्छे खासे जा रहे हैं, एकदम तो जैसे लगा कि यहाँ पर धनावेश है तो ये अपना रास्ता इधर पीछे धक्का मिल गया, इनको धक्का पड़ा, ये इधर की ओर चल दिए। यानी ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर मान लो धनावेश है, इसके करीब से गुजरे, जैसे इसके करीब पहुंचे क्या हुआ, इधर मुड़ गए, दूसरी तरफ मुड़ गए। क्यों मुड़ गए, क्योंकि जो आवेश उनके पास है वही आवेश यहाँ पर भी है। तो जो आवेश इन कणों के पास है वही आवेश यहाँ पर भी है, इसीलिए क्या हुए, ये दूर हटे। और जब दूर हटेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका रास्ता बदल जाएगा। तो इसलिए ये कण जो थे वो अपने रास्ते से मुड़ गए। तीसरा क्या हुआ कि इन्होंने ये देखा कि जो एक या दो कण जो थे वो किसी चीज से टकरा करके वापस उसी रास्ते पर आ गए। इसका मतलब बीच का भाग कैसा है, कुछ ठोस है। केंद्रीय भाग जो कैसा है वो ठोस है, और केंद्रीय भाग ठोस है और कैसा है, धनावेशित है।
तो इन्होंने इस प्रकार से जो प्रयोग किया था, इस प्रयोग के हिसाब से इन्होंने क्या क्या देखा, ये सब चीजें देखी और इसके आधार पर इन्होंने क्या परिणाम निकाले। क्या परिणाम निकाले कि जब उन्होंने ये देखा कि अधिकांश कण जो है सीधे चले गए हैं, तो इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, वो खाली है। खोखला है, खोखला है। अधिकांश भाग कैसा है, खाली है, खोखला नहीं, खाली है, वहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक, और कुछ कण जो थे वो जब जो केंद्र के पास से गुजरे वो रास्ते से मुड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच का भाग कैसा है, धनावेशित है। दूसरी बात उन्होंने दूसरा परिणाम ये निकाला कि बीच का भाग कैसा होता है, केंद्रीय भाग कैसा होता है, धनावेशित होता है। और इसी केंद्रीय भाग को उन्होंने नाम दिया था नाभिक। इसी को उन्होंने क्या कहा, नाभिक या न्यूक्लियस। जो परमाणु का जो केंद्रीय भाग था, यानी जो धनावेशित भाग था, इसको इन्होंने नाम दे दिया कि ये केंद्रीय भाग है, इस पर धनावेश है, इसलिए इसको इन्होंने नाम दे दिया नाभिक। और जो कण टकरा करके वापस आ गया, तो इसका मतलब है कि ये नाभिक कैसा है, ठोस है। क्योंकि तभी कोई चीज किसी ठोस से टकरा करके ही कोई चीज वापस आएगी ना। अगर कोई चीज टकरा करके वापस आ रही, इसका मतलब जो जिससे टकराई है जो चीज, वो क्या है, ठोस है। तो इसलिए इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर ये परिणाम निकाले। अब परिणाम इन्होंने प्रयोग भी कर लिया, प्रयोग का निरीक्षण कर लिया कि इस प्रयोग में क्या हुआ, और उसके आधार पर इन्होंने अपने दिमाग में एक कल्पना बनाई, एक कल्पना सोची। वो क्या सोची कि परमाणु जो होता है उसका समस्त द्रव्यमान जो होता है, समस्त धनावेश होता है। देखो ध्यान रखो कि अभी तक ये प्रयोग जब उन्होंने किया था, उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की खोज ही हुई थी। तो इन्होंने उस समय ये बताया कि परमाणु में जितना भी, क्योंकि ये उस समय तक यही मालूम था कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, यानी धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। तो इन्होंने ये बताया कि परमाणु का जितना भी धन आवेश है, वो परमाणु के भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है, बहुत ही सूक्ष्म स्थान में सब केंद्रित है। सारा का सारा धनावेश जो होता है वो परमाणु के केंद्र में इकट्ठा है, एक जगह पर जितना भी है। यानी सारे के सारे प्रोटॉन जितने हैं वो कहां हैं, केंद्र में, यहां पर सब एक जगह इकट्ठा है। और इस केंद्रीय भाग को इन्होंने नाम दिया था नाभिक। नाभिक, इस केंद्रीय भाग को उन्होंने नाम दिया था नाभिक। तो अब जब सारे प्रोटॉन तो नाभिक में आ गए, इससे इस प्रयोग से ये सिद्ध हुआ कि सारे प्रोटॉन कहाँ हैं, नाभिक में है। जितना भी धनावेशित भाग है वो कहाँ है, नाभिक में है। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनके बाहर चारों ओर अपने वृत्ताकार कक्षाओं में जो है गोल गोल घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बस इन्होंने इतना बताया कि परमाणु की रचना कैसी है, कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग है जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये पूरा प्रयोग इन्होंने किया, और अपने इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने जो भी देखा इस प्रयोग में, उस पर कुछ निष्कर्ष निकाले, और उन निष्कर्षों के आधार पर परमाणु की संरचना के बारे में एक मॉडल इन्होंने अपना प्रस्तुत किया। आज भी हम यही जानते हैं कि परमाणु प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में या नाभिक में पाए जाते हैं, उसके नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बस अब थोड़ी सी बात यहाँ पर ये आई कि इलेक्ट्रॉनों का चक्कर अब बदल गया है। पहले दूसरे तरीके से चक्कर लगाते थे, अब दूसरी तरह से चक्कर लगाते हैं। जो इन्होंने बताया था वो तरीका दूसरा था, वो वही थोड़ी सी इनकी गलती थी। तो अब इन्होंने जो परमाणु का मॉडल के जो तथ्य बताए थे, उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु का समस्त धन आवेश जो होता है और सारा द्रव्यमान, क्योंकि उस समय तक केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही मालूम थे, और इलेक्ट्रॉन पर कोई द्रव्यमान होता नहीं। तो उस समय क्या मालूम था कि सारा द्रव्यमान कहाँ होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। तो उसको हम समस्त धनावेश कहें या समस्त द्रव्यमान कहें, एक ही बात है। तो परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु के केंद्र में एक बहुत छोटे सी जगह में संचित रहता है, इकट्ठा रहता है एक जगह पर। इस भाग को हम नाभिक कहते हैं। और परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके नाभिक के बाहर पाए जाते हैं। और
नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर, नाभिक के बाहर अपने अपने इस नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु का मॉडल दिया। अब कुछ दिनों तक तो ये मॉडल चलता रहा, लोगों को समझ में भी आया, कुछ बातों तक ये सही भी रहा, लेकिन फिर इसमें कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई। क्या दिक्कतें आनी शुरू हुई? अब ये कहा गया कि अगर पहला दोष इसका क्या था, क्या कमी पाई गई कि किसी किसी तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इसके बाहर चारों ओर चक्कर काट रहे हैं तो लगातार चक्कर काटते रहने के कारण क्या होगा, इनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर ये नाभिक है और इस नाभिक के भी बाहर ये कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काट रहा है, तो लगातार चक्कर काट नहीं सकता कोई, क्योंकि चक्कर काटने में क्या होगा, उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। तो जब ऊर्जा कम होती जाएगी तो क्या होगा, इसके चक्कर छोटे होते जाएंगे, और चक्कर छोटे होते 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 क्या होगा, एक दिन ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तुम्ही को अगर चक्कर काटने को कह दिया जाए तो तुम चक्कर काटते काटते क्या होगा, गिर पड़ोगे? नहीं गिर पड़ोगे एक जगह? कब तक चक्कर काटोगे? चक्कर काटते काटते तुम्हारी एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी ना। तो जब एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, तुम्हारे चक्कर छोटे होते जाएंगे। पहले तुम बड़ा चक्कर से शुरू करोगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे थकते जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे चक्कर खुद ब खुद छोटे होते जाएंगे, और धीरे करके तुम बिल्कुल केंद्र में आकर के गिर पड़ोगे या रुक जाओगे, एक स्थिति ऐसी आएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं लगातार, ऐसे उल्टे सीधे चक्कर काटने में लगे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके इनकी ऊर्जा जो होगी वो खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाभिक में गिर पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में गिरते ही नहीं है। ठीक है। और एक बात और इससे साबित हुई, इस प्रयोग में कमी थी कि इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों ओर घूमते रहते हैं, तो कितनी कक्षाओं में घूमेंगे, कहां तक घूमेंगे, इसका कोई नहीं था। कि जैसे ये केंद्रक है या नाभिक है, तो इसके चारों ओर कक्षाएं जो होंगी वो कहां तक होंगी कुछ पता नहीं, कितनी दूर तक कक्षाएं होंगी, कैसे घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, ये कुछ पता नहीं है। इन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूर तक चक्कर काटेंगे, कहां तक चक्कर काटेंगे और कैसे चक्कर काटेंगे, कुछ नहीं पता है। और उनका वेग कितना होगा और उनकी संख्या कितनी होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो ये सब इन्होंने इनके मॉडल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। ठीक है। तो अब इन सब बातों के बाद एक तीसरा परमाणु मॉडल भी आया। हालांकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो काफी हद तक सही रहा, लेकिन तीसरा परमाणु का जो मॉडल आया उसमें सिर्फ इस मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। जिन्होंने जो बताया था उसके आधार पर जो उसमें जो कमियां आ रही थी, उन कमियों को ही दूर करने का केवल प्रयास किया गया। वो था बोर का परमाणु मॉडल। तीसरा परमाणु मॉडल किसका था? बोर। अंग्रेजी में लिखते हैं BOHR, बोहर। कुछ लोग इसको बोहर भी लिखते हैं, किताबों में कहीं कहीं बोहर भी लिखा मिलता है। तो बोर का, उसको शॉर्ट में बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन बोर ही होता है, बोर का परमाणु मॉडल। इनका पूरा नाम था नील्स बोर। तो नील्स बोर ने, इन्होंने 1913 में ये परमाणु मॉडल दिया था। 1913 में इन्होंने ये तो बताया कि रदरफोर्ड ने ये तो सही बताया कि परमाणु का केंद्र नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है, यानी परमाणु का जितना भी धनावेश होता है वो सारा का सारा उसके नाभिक में ही पाया जाता है, केंद्र में ही पाया जाता है। ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की बात थी, इलेक्ट्रॉनों की बात पे थोड़ा सा संशय था, जो सही नहीं हो रही थी। इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर काटते हैं, क्या करते हैं? तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे ही उल्टे सीधे चक्कर नहीं काटते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और ये कक्षाएं जो होती हैं वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग निश्चित होती हैं। अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होती है।
अब जब अपनी ऊर्जा के हिसाब से, और ये कक्षाएं जो होती है क्या होती है, अपनी अपनी ऊर्जा का लेवल होती है कि इतनी ऊर्जा है तो ये इसमें रहेंगे, इनके पास ज्यादा ऊर्जा है तो ये उसमें रहेगा, इसमें इसमें कम ऊर्जा है तो इधर वाली में आएगा। तो ये कक्षाएं जो बनाई गई वो किस हिसाब से बनती हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के हिसाब से। यानी कक्षाएं क्या है, ऊर्जा का स्तर है, और जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा होती है वो उसी हिसाब से उस कक्षा में रहता है। जैसे मान लो कि 0 से 10 तक की ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहेंगे, 10 से 20 वाले इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में रहेंगे, 20 से 30 वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो चौथी कक्षा में रहेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार की अपनी कक्षा, अपनी अपनी ऊर्जा के हिसाब से अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और चूंकि जब ये अपनी अपनी ऊर्जा के हिसाब से चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा जो होती है वो फिक्स रहती है, और एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर की कक्षा में ये, या धीरे धीरे इनका चक्कर जो होगा वो छोटा नहीं होगा और ये उसमें नहीं गिर सकते हैं। और चक्कर लगाते समय ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा उत्सर्जित भी नहीं करते हैं, अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। इसीलिए तो बोर ने जो परमाणु मॉडल बताया उसके हिसाब से पूरी बात क्या थी, उनका परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु क्या क्या थे, कि परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब जब बोर के समय तक आया था तब तक इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के बाद न्यूट्रॉनों से की बात आ गई थी। तो इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित और प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। परमाणु जो दो भागों से मिलकर बना होता है, ये तो बता ही दिया कि एक नाभिक होगा, उसके भीतर प्रोटॉन पाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और इन कक्षों को हम कहते हैं, इनको नाम दे दिया गया, के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, फिर ऐसे ही एक और बनेगी तो एन कक्षा, तो इनको के एल एम एन के हिसाब से इनका नाम रखा गया इन कक्षाओं का, या 1 2 3 4 भी कहा जा सकता है, 1 2 3 4। और जो कक्षा नाभिक के पास सबसे करीब होती है, पहली कक्षा जो होती है, उसकी ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है, और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं ऊर्जा स्तर जो होता है वो उनका बढ़ता जाता है। यानी ज्यादा इस कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा होगी, इस कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी। तो जो नाभिक के करीब ऊर्जा स्तर की कक्षा होती है उसकी ऊर्जा कम होती है। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था के हिसाब से जब देखा गया तो ये मॉडल जो था वो काफी प्रचलित हुआ। तो रदरफोर्ड का मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमी थोड़ी सी दूर की गई बोर के परमाणु मॉडल में, तो ये दोनों के मॉडलों को मिला करके जो अब जो परमाणु की संरचना सामने आई है वो क्या है, कि परमाणु जो होता है वो, परमाणु में क्या क्या होता है कि परमाणु में एक नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि अब हमको न्यूट्रॉन की भी खोज हो चुकी है और न्यूट्रॉन के बारे में भी हम जानते हैं, तो ये पता लगा कि न्यूट्रॉन भी कहां पाया जाएगा, क्योंकि परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में रहता है, और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के जोड़ के बराबर होता है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कहां पाए जाएंगे, नाभिक में ही पाए जाएंगे। तो नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके बाहर चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते रहते हैं, और एक कक्षा में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब में एक ही एक इलेक्ट्रॉन हो, एक कक्षा में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आज? अब आज का पढ़ाई सिर्फ इतना ही, अब इसके आगे की बात जो है वो कल पढ़ाएंगे।